फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। भारत का संविधान कैसे फ्रेम हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, क्या काम था उसका, कैसे उसने संविधान बनाया, कितने दिनों में बनाया, क्या क्या वहाँ पर डिस्प्यूट्स आए, कितने सेशन चले, क्या हुआ, मतलब कुल मिलाकर के इस चैप्टर में जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, संविधान बना कैसे। जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि अगर संविधान बड़ा है तो हमारे कंट्री का साइज भी बड़ा है और डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री भारत है। दुनिया के सारे रिलीजन भारत में पाए जाते हैं, सारी लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस के लोग भारत में रहते हैं। तो इसमें जो लेंथ है वो इसकी डाइवर्सिटी की वजह से है, वैरायटी की वजह से है। ये भारत का सबसे बड़ा संविधान है। वर्ल्ड है। At independence, India was not merely large and diverse but also deeply divided. भारत आज़ादी के समय में भी, आज तो बड़ा देश है ही, उस समय भी बड़ा तो था ही, डाइवर्सिटी तो उसमें थी, लेकिन डाइवर्सिटी के बेस पर वो डिवाइडेड भी बहुत था, डीपली डिवाइडेड। जाति धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा विभाजित था, डिफ्रेंसिएशन बहुत था लोगों में, कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे इसको लेकर के। A constitution designed to keep the country together and to take it forward। इसलिए ऐसा संविधान बनाया गया कि जो लोगों को जोड़ के रखे। तो ये भी तो ध्यान रखना है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं हो, यूनाइट बना रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत के 15-20 टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? डाइवर्सिटी की वजह से। इतनी भाषाएं, इतने क्षेत्र, इतने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज कि बहुत टुकड़ों में बढ़ जाएगा ये देश, लोगों को शक था ना। इसलिए हमें ऐसा संविधान बनाना था जो इस डिवाइडेशन को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, लोग आपस में लड़े नहीं। इसलिए भी इसकी लेंथ बढ़ गई और टू टेक इट फॉरवर्ड, इसको आगे भी ले जाना था देश को, इसलिए भी हैड नेसेसरी टू बी एन एलोबरेट केयरफुली वर्कड आउट। इसलिए बहुत केयरफुली वर्कआउट करना था ताकि संविधान ऐसा बने जो लोगों को यूनाइट रखे। यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों साथ साथ बनी रहे, इस तरीके के प्रयास किए गए थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, ऐसा हमने काम किया था। इसीलिए केयरफुली वर्कआउट किया। एंड पेनस्टेकिंग ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, इसीलिए हर चीज़ को ड्राफ्ट किया गया। बहुत मेहनत की गई इस पर, बहुत बड़ी टीम लगाई गई इसको डिज़ाइन करने के लिए। फॉर वन थिंग इट्स आउट टू हील वाउंड्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, टू मेक इंडियंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट एंड कम्युनिटीज कम टुगेदर इन अ शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। एक तरफ तो पास्ट के वाउंड्स भरने थे, जो घाव मिले थे, जो दर्द मिले थे, बंटवारे के समय जो डिवाइडेशन हो गया था धर्म के नाम पर, उन घावों को भी ठीक करना था, उनका इलाज भी करना था, है ना, आगे ऐसा नहीं हो, वो भी करना था। और दूसरी तरफ क्या करना था, प्रेजेंट भी देखना था और प्रेजेंट के बेस पर फ्यूचर को क्रिएट करना था। ऑल क्लास, कास्ट, कम्युनिटीज़ के लोगों को साथ रखना था। एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऐसा करना था जिसमें सब साथ बने रहे, सबको लगे कि हाँ ये हमारा देश है। जैसे आज लगता है सभी जात धर्म समुदाय के लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं ना। आज किसी को 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू सिस्टम में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, सबको उनके अधिकार मिले हुए। तो फॉर अनदर इट्स आउट टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन व्हाट हैड लॉन्ग बीन अ कल्चर ऑफ हायरार्की एंड डिफरेंस। और ऐसा कुछ सिस्टम तैयार करें, ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें कल्चर और हायरार्की भी सुरक्षित बनी रहे, सब साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। इसलिए दिसंबर 1946 से लेकर के और नवंबर 1949 के बीच में भारत का संविधान बना। फर्स्ट मीटिंग जो है उसकी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार हो गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम ड्राफ्ट्स वर डिस्कस्ड क्लॉज बाई क्लॉज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इस दौरान हर क्लॉज को, हर आर्टिकल को एक एक करके संविधान सभा में डिस्कस किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया गया कि ये क्लॉज चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी नीड क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है ना, ये क्लॉज सम्मिलित करें तो क्यों करें, नहीं करें तो क्यों नहीं करें ना, ये सब डिस्कशन किया गया। इन ऑल द असेंबली हैड 11 सेशंस। कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिया में 11 सेशंस हुए, 11 सत्र। अभी पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, अभी चल रहा है विंटर सेशन, है ना, विंटर सेशन चलता है और समर सेशन चलता है ना, रेनी सीजन चलता है, तो अलग अलग सेशंस चलते हैं। ऐसे इसके 11 सत्र चले, काफ़ी लंबे समय के लिए 11 बार संविधान सभा बैठी, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया। विथ सिटिंग स्प्रेड ओवर 165 डेज। कुल मिलाकर के 165 दिन संविधान सभा चली। कितने दिन चली? 165 डेज। In between the session, the work of revising and refining the drafts was carried out by various committees and subcommittees। और बीच में क्या होता था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कैसे लगे? संविधान सभा तो 165 ही दिन चली है। बाकी दिनों में जो निर्णय होते थे उनको लिखा जाता था, उनको रिवाइज किया जाता था कई बार। भाई पहले कानून बना, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया तो वहाँ लोगों ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो फिर उसको क्या किया गया? रिवाइज किया गया। तो ये रिवीजन का वर्क है ना, कमेटी सब कमेटीज अपने अपनी जो जिम्मेदारियाँ उनको दी गई थी, वो जो इंटरवल पीरियड होता था बीच का, जब सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं चल रहा होता था, तब ये सब काम किया जाता था। फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक यू नो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंड यू हैव सीन हाउ इट हैज़ वर्क। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि भारत का संविधान क्या है, कैसा है, ये काम कैसे करता है। एक बुक थी ना आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ना, तो पढ़ चुके हैं आप। एंड यू हैव सीन हाउ इट वाज वर्क ओवर द डिकेड सिंस इंडिपेंडेंस। और आज़ादी के बाद आज तक ये कैसे काम कर रहा है ना, कैसे यूनाइट करके रखा है कंट्री को, देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, डेमोक्रेसी को इसकी वजह से मेंटेन हो रही है। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम यूनिटी के साथ रह रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की वजह से संभव हो पाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके लिए काम कर रहा है। दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू टू द हिस्ट्री दैट लाइज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान में या इस चैप्टर में फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चैप्टर है ये आपको बताएगा पूरा इतिहास, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है ये चैप्टर, हिस्ट्री का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसकी हिस्ट्री आपको पढ़ाने के लिए चैप्टर इंक्लूड किया गया कि क्या बना, कैसे बना, क्या क्या डिस्कशंस हुए, कैसे हुए, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कैसे उनको रिजॉल्व किया गया, ये हम सबको पढ़ना। एंड द इंटेंस डिबेट दैट वर पार्ट ऑफ इट्स मेकिंग। इसके बनाने में जो डिबेट्स होती थी, क्या लगता है आपको आज इस पार्लियामेंट पागलों के लिए पागल खाना थोड़ी ही है? उस ज़माने में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने सारे मेंबर थे, उनमें भी डिबेट होती थी। लेकिन आज की डिबेट का कोई स्तर नहीं है, स्तरहीन हो गई है आज की बहस। तब स्तरीय लोग थे, अच्छे लोग थे, और उस बहस का अपना एक स्तर होता था। लॉजिकल रीजनिंग थी, रीजन था, लॉजिक था लोगों का कि कौन क्या क्लॉज रखा जाना चाहिए, क्या नहीं रखा जाना चाहिए, इसको ध्यान में रख कर के ये सब हो रहा था। If we try and hear the voices within the Constitution Assembly, we get
Constituent Assembly, we get an idea of the process through which the Constitution was framed and the vision of the new nation formulated. तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कैसे डिफरेंट वॉइसेस आते थे और फिर उन जो क्लॉज कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे उनको कैसे कंट्रोल किया जाता था और फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने कैसे बनाया, ये इसमें हम बात करें। ट्यूमल्टस टाइम, बहुत अच्छा समय नहीं था ये भारत के लिए, चुनौती भरा समय था, कठिनाइयों से भरा हुआ समय था, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद बल्कि उसके पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस तो पहले से ही शुरू हो गया था, है ना। और उसी समय बीच में ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और इट हैज़ आल्सो बीन डिवाइडेड और विभाजित भी हो गया। पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की और पाकिस्तान की, लेकिन जब डिवाइडेशन हो गया बीच में ही 15 अगस्त 1947 को, तो फिर उसी एक असेंबली को 2 असेंबली बना दी गई। जो लोग भारत से चुन करके आए थे दे बिकेम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, वो भारत की संविधान सभा के सदस्य हो गए। और जो पाकिस्तान के इलाके से चुन करके आए थे, जो इलाका बंटवारे में पाकिस्तान को मिला, वहाँ से जो मेंबर चुन करके आए थे दे बिकेम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की संविधान सभा बन गई और ये भारत की संविधान सभा बन गई। इंडिया हैज़ बीन मेड फ्री, इसी दौरान हुआ था। फ्रेश इन पॉपुलर मेमोरी वाज द क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942, और 1942 के आज़ादी के आंदोलन की यादें भी हमारे मन में ताज़ा थी, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आंदोलन परेशानियों को लेकर के किया जाता है, तो वो परेशानियाँ हमारे दिमाग में थी, और परेशानियाँ दिमाग में इसलिए थी ताकि संविधान लागू होने के बाद वो समस्याएं दोबारा देश के सामने नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे हमारा जो पर्पस था, हमारा जो उद्देश्य था, वो यही था कि जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। वही गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी। आज़ादी से पहले जो स्थिति थी वही आज़ादी के बाद भी रहेगी, तो फिर आज़ादी मिलने का मतलब क्या है? आज़ादी की कीमत क्या है फिर, है ना? क्यों फिर हम इतना स्ट्रगल कर रहे थे? इसलिए जो हुआ वो दोबारा नहीं हो, ऐसा हमारा उद्देश्य था। Perhaps the most widespread popular movement against the British राज, और ये 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये अंग्रेजों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। एज वेल एज द बिड बाय सुभाष चंद्र बोस टू विन फ्रीडम थ्रू आर्म स्ट्रगल विथ फॉरेन एड, और दूसरी तरफ उसी समय पर सुभाष चंद्र बोस का भी एक आंदोलन चल रहा था। उनका आंदोलन क्या था? वो आज़ाद हिंद फौज बना करके दूसरे देशों की मदद से भारत में आज़ादी लाना चाहते थे, इसीलिए जापान जर्मनी की मदद उन्होंने ली, है ना। उसकी मदद लेकर के वो भारत को आज़ाद कराने का काम कर रहे थे। एंड इवन मोर रिसेंट upsurge had also evoked much popular sympathy. This was the rising of the ratings of the Royal Indian Navy in Bombay and other cities in the spring of 1946. उसी दौरान रॉयल इंडियन नेवी ने भी विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ 1946 में। भाई अंग्रेजों के सत्ता दुनिया में चल रही थी, इसके पीछे बड़ी ताकत थी उसकी नेवी, और ये जो रॉयल इंडियन नेवी थी ना, इसमें इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे। नेवी ने अगर हड़ताल कर दी तो माल आना जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। फौजें आना जाना बंद हो जाएंगी। अंग्रेज बिल्कुल घिर गए। अब वो भारत में ना और लोग आ सकते थे, ना भारत से बाहर जा सकते थे, क्योंकि नेवी उन्हें वो सब करने नहीं दे रही थी। तो इसने भी बड़ा रोल प्ले किया, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने आज़ादी में बड़ा रोल प्ले किया, आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी में बड़ा रोल प्ले किया, और इंडियन नेवी की जो 1946 की जो स्ट्राइक थी, इनका जो विद्रोह था, इसने भी आज़ादी में बड़ा रोल प्ले किया। थ्रू द 1940s देयर वर पीरियडिक इफ स्कैटर्ड मास प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश भर में पूरे 1940 से 50 का जो दशक था, 40 से 47 तक का, उसमें जगह जगह किसानों के आंदोलन हो रहे थे, मजदूरों के आंदोलन हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी के आंदोलन चल रहे थे, है ना। इससे अंग्रेज परेशान हो गए थे। One striking feature of these popular upsurge was the degree of Hindu-Muslim unity that manifested, और हिंदू मुस्लिम मिलकर के आंदोलन चला रहे थे, ये भी इम्पोर्टेंट था।
लेकिन बाद में फिर उनमें डिवाइडेशन हो गया। इन कॉन्टेस्ट द टू लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, हैड रिपीटेडली फेल्ड टू अराइव एट अ सेटलमेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट रिलीजियस रिकन्सिलिएशन एंड सोशल हार्मनी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बार बार बातचीत होने के बावजूद भी समझौता नहीं हो पा रहा था, इसलिए रिलीजियस हार्मनी जो है ख़त्म हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये भी एक बड़ी समस्या थी। यानी कि मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान बनाने की डिमांड थी और कांग्रेस को उनको जो रोकने का प्रयास था, वो मुस्लिम लीग का प्रयास पाकिस्तान बनाने का सफल हो गया और कांग्रेस उन्हें रोक नहीं पाई, और इसकी वजह से देश के लोगों में धर्म को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो गया हिंदू और मुस्लिम के बीच में। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स ऑफ अगस्त 1946 बिगेन अ ईयर ऑफ ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रियोटिंग अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। 1946 में जो एक्शन डे था मुस्लिम लीग का, डायरेक्ट एक्शन डे, उसकी वजह से पूरे एक साल तक कैलकाटा और उसके और पास जो रियॉट्स होते रहे, किलिंग्स होती रही इनोसेंट पीपल की, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। द वायलेंस कल्मिनेटेड इन द मास मैसकर्स दैट accompanied the transfer of population when the partition of India was announced। और जब पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस हुआ तो बहुत माइग्रेशन हुआ लोगों का, लाखों लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, लाखों लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, क्योंकि मैसकर जो हुआ था इससे पता चल गया कि अब ये दोनों कम्युनिटी साथ साथ नहीं रह सकती। तो इस पर भी, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन पर इफेक्ट पड़ा। हम लोगों ने आगे के लिए ध्यान रखा कि भैया ऐसा संविधान बनाएं जिससे भविष्य में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, अगर हो तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जो इस सब को कंट्रोल कर सके, हार्मनी ला सके देश के अंदर। On Independence Day, 15 August 1947, there was an outburst of joy and hope। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों के मन में जॉय था, होप थी, खुशी भी थी और उम्मीदें भी थी भविष्य के लिए कि चलो अब आज़ादी मिल गई, अब सब कुछ अच्छा होगा। अनफॉरगेटेबल फॉर दोज हु लिव्ड थ्रू दैट टाइम, उन लोगों के लिए तो अनफॉरगेटेबल था जो उस समय थे। हम लोग उस समय नहीं थे, है ना, लेकिन जो लोग उस समय थे उनके लिए तो यादगार बात है कि उनके समय में उन्होंने आज़ादी, गुलामी देखी और फिर आज़ादी का भी दौर देखा, देश को आज़ाद होते हुए देखा, तो ये बड़ी बात थी उनके लिए। बट इनन्यूमरेबल मुस्लिम्स इन इंडिया एंड हिंदूज एंड सिख्स इन पाकिस्तान वर नाउ फेस्ड विद क्रूअल चॉइस। लेकिन भारत और पाकिस्तान के लाखों लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को एक क्रूअल चॉइस से गुजरना पड़ा, और वो क्रूअल चॉइस क्या थी? देश के बंटवारे की चॉइस। न चाहते हुए भी बहुत से लोगों को हिंदुस्तान, रात में सोए हिंदुस्तान में और जगह पाकिस्तान में, हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी होना पड़ा। बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़ के इधर आना पड़ा, हिंदुस्तान आना पड़ा, हालांकि वो वहीं रहना चाहते थे जहाँ वो रह रहे थे। देखो, कोई मातृभूमि या जन्मभूमि को आसानी से नहीं छोड़ना चाहता, बहुत मुश्किल से छोड़ना चाहता है, लेकिन क्या करें, जान बचे तो लाखों पाए। अब जिसको ये लग रहा था कि हम जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो वो छोड़ करके जाएगा उन इलाकों को। तो लाखों हिंदू, मुस्लिम, सिख्स को क्रूअल चॉइस से गुजरना पड़ा, बिना मन ही उन्हें बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। द थ्रेट ऑफ सडन डेथ और द स्क्वीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन द वन साइड, क्योंकि डर था कि अचानक से कहीं मौत के घाट में उतार दिया जाए, मार दिया जाए, अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी हाथ से। एंड फॉर्सिबल टीयरिंग अवे फ्रॉम देयर एज ओल्ड रूट्स ऑन द अदर, और एज ओल्ड रूट्स को छोड़ करके वो चले जाने लगे, मतलब सदियों से जहाँ वो, उनका परिवार, उनके पूर्वज रह रहे थे, उस जगह को मजबूरी में उन लोगों को छोड़ना पड़ा। तो ये क्रूअल था। आज से कहा जाए कि जाओ भागो यहाँ से अपना घर द्वार छोड़ के, कैसा लगेगा आपको? कितना क्रूअल है ये मामला, आप समझ सकते हैं। सोचो अचानक से अगर ऐसा बोल दिया जाए तो। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज were on the move, Muslims into East and West Pakistan, Hindus and Sikhs into West Bengal and the eastern half of the Punjab। इंडिया से मुस्लिम मूव कर रहे थे तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से हिंदू और सिख मूव कर रहे थे, एक दूसरे के लिए अजनबी हो रहे थे, एक दूसरे का साथ छोड़ करके जा रहे थे। पीढ़ियों से साथ रहने वाले अब एक दूसरे के दुश्मन जैसे हो गए थे। मैनी
पेरिश्ड बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन, और बहुत से लोग तो जहाँ से भागे और जहाँ के लिए चले वहाँ तक पहुँचे नहीं, उसके पहले ही उनका कत्लेआम हो गया, निपटा दिया गया, मार दिया गया उनको। हालात बहुत खराब थे। Another and sacred, less serious problem faced by the new nation was that of the princely states. अब बंटवारे के अलावा जो दूसरी बड़ी समस्या थी, लेकिन ये बंटवारे से थोड़ी छोटी समस्या थी, वो क्या था? वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इनका क्या होगा? हैदराबाद का निज़ाम भारत में मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता था, वो कहता मैं तो पाकिस्तान चला जाऊंगा। जूनागढ़ का नवाब भी कह रहा था मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। जोधपुर के राजा बोले हम भी पाकिस्तान चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे। कुछ ऐसे थे जो दोनों में नहीं मिलना चाहते थे, आज़ाद रहना चाहते थे, है ना। और जम्मू कश्मीर ऐसा ही स्टेट था आज़ादी के समय, लेकिन बाद में उसका क्या असर हुआ देखा है आप लोगों ने, जानते हैं आप लोग क्या हुआ उनके साथ। तो प्रिंसली स्टेट्स का मामला भी बहुत कठिन था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अंग्रेजों के कब्जे में तो 1/3 हिस्सा ही था भारत पाकिस्तान का। 565 तो प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी जो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं थी। अंग्रेज जिन पर कब्जा नहीं कर पाए, राजाओं ने नहीं दिया क्योंकि राजा शक्तिशाली थे। अप्रोक्सीमेटली 1/3 एरिया पर ही उनका कब्जा था। एंड दिस एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स एंड महाराजाज हु ऑफ डेलीगेट्स टू द ब्रिटिश क्राउन बट वर अदरवाइज लेफ्ट मोस्टली फ्री टू रूल और मिसरूल। अंग्रेजों का यहाँ शासन था, उसके अलावा ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये राजाओं के अंडर में थे, कहीं ठीक रूल चल रहा था, कहीं मिसरूल चल रहा था। दे टेरिटरी एज दे विश्ड, और जैसा राजा लोग चाहते थे वैसा राज्य चला रहे थे अपने तरीके से। उनका अपना सिस्टम था, उसके हिसाब से वो काम कर रहे थे। When the British left India, the constitutional status of these princes remained ambiguous. As one contemporary observer remarks, some Maharajas now began to luxuriate in wild dreams of independent power in an India of many partitions. कुछ लोग लिखते हैं कि अब राजा महाराजा भारत के अंदर आज़ादी का सपना देख रहे थे कि हम तो अपना राज्य नहीं मिलाएंगे, हम तो राजा ही रहेंगे, है ना, और अपने तरीके से सत्ता चलाएंगे। यानी कि वो ये सपना देख रहे थे कि इंडिया विल डिवाइडेड इन मैनी पोर्शंस, इन मैनी पार्टीशंस। भारत को बहुत सारे पार्टीशंस में वो डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसीलिए सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है, लौह पुरुष। 565 रियासतों को समाप्त करके एक भारत बनाने का काम अगर किसी ने किया, सारे राजाओं के सपनों पर कुठाराघात या तुषारापात अगर किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता। इतनी रियासतों को मिला करके एक भारत बनाना, इट वॉज वेरी हार्ड टास्क, लेकिन उस व्यक्ति ने करके दिखाया, पूरी इंडिया को यूनाइट करने का काम किया। तो राजाओं के सपने सपने ही रह गए, पूरे नहीं हुए वो। दिस वॉज द बैकग्राउंड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें संविधान सभा मिली, संविधान सभा बनी, बैठी और उसने काम किया। यानी कि एक तरफ पार्टीशन का दंश झेल रहे थे और दूसरी तरफ राजाओं महाराजाओं को मिलाने का हार्ड टास्क कर रहे थे। इंडिया को इंटीग्रेट करने का हार्ड टास्क किया जा रहा था। इस पूरे बैकग्राउंड में जो है भारत का संविधान बना। हाउ कुड द डिबेट्स विद इन द असेंबली रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। और जो देश में हो रहा था उसी पर तो बहस होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आज पार्लियामेंट में किस बात पर बहस हो रही है? इसी बात पर तो बहस हो रही है कि अडानी ने अमेरिका में क्या कर दिया, सोनिया गांधी का सोरोस से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है ना। तो आज जो घट रहा है उसका प्रभाव कहाँ दिख रहा है? आज की पार्लियामेंट में दिख रहा है। तो उस समय जो घट रहा था, बंटवारा जो हुआ देश का या प्रिंसली स्टेट का जो मर्जर था, दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू इन द डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो उस समय की संविधान सभा में घटित हो रहा था। उस समय की संविधान सभा उसी पर बात कर रही थी। पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत की संविधान सभा बनी कैसे? तो भारत की संविधान सभा का चुनाव जो है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं हुआ था।
मतलब राइट टू वोट फॉर एवरीवन से नहीं हुआ था, बल्कि किस बेस पर हुआ था? क्योंकि उस समय तो भारत आज़ाद ही नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो कैसे बनी होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, पढ़ा था आप लोगों ने। तो 1945-1946 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे भारत में। क्या हुए थे? काउंसिल के इलेक्शंस हुए थे, असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। अब उसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तैयार हुआ था, उस समय के जो 11 स्टेट्स थे, उसमें जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें जो मेंबर चुन करके आए थे, उन्हीं में फिर चुनाव हुआ, उन्हीं ने वोट डाला और उन्होंने अपने अपने इलाके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। क्योंकि सारे 11 राज्यों के सभी विधायक सांसद तो वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए उनमें से कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उन्हीं लोगों ने वोट डाले, कॉमन पीपल ने वोट नहीं डाले। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उस समय की, उनकी वोटिंग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट केम इनटू बीइंग वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, द कांग्रेस। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज़्यादा जो मेंबर थे वो किसी एक पार्टी के थे, और वो पार्टी कौन थी? कांग्रेस। क्योंकि और अपोजिट पार्टियां उस समय थी नहीं। जनसंघ भी 1950-51 में बना था। जो भी सोशलिस्ट पार्टियां या और थोड़ी बहुत हिंदू महासभा वगैरह जो थी, उनका इतना जनाधार नहीं था, उनके पास उतना वोट नहीं था, उतने लोग नहीं थे। इसलिए कांग्रेस के सबसे ज़्यादा लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल सीट्स इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस। जितनी भी जनरल सीट्स थी प्रोविंशियल इलेक्शंस में, वो सभी कांग्रेस ने जीती, रिजर्व सीट्स को छोड़कर। एंड द मुस्लिम लीग कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द रिजर्व मुस्लिम सीट्स। और जितनी रिजर्व मुस्लिम सीट्स थी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से, वो सारी सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। तो आजकल ये जो टीवी पे आके कहते हैं कि ये देश हमारा भी है, हमारे पुरखों का भी है, तुमने वोट तो उधर दिया था यार। 95% लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट किया था इन इलेक्शंस में, समझ रहे हैं आप? तो वोट उधर दिया और रह गए इधर ही, समझ रहे हैं? प्रेसिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। और मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? सेपरेट पाकिस्तान एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान, कि अलग पाकिस्तान बने और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बने। द सोशलिस्ट टू वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन। जो सोशलिस्ट पार्टीज थी वो भी ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी, दे वर अनविलिंग टू ज्वाइन। वो भी जो है नहीं आना चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो मोस्टली जो है कांग्रेस के लोग ज़्यादा आए। असेंबली वाज अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश एंड देयरफॉर इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रूली ऑटोनोमस। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाई भी किसने थी? अंग्रेजों ने। अरे जब आप आज़ाद नहीं हुए, आज़ादी से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, तो किसकी इच्छा से बन रही है? अंग्रेजों की इच्छा से बन रही है। सो इट वाज नॉट टोटली ऑटोनोमस। इसलिए टोटली ऑटोनोमस भी नहीं थी, यानी कि पूर्ण अधिकार सुरक्षित हों भारतीयों के पास, ऐसा नहीं था। एक तरीके से ये तो लॉलीपॉप दिया था कि बना लो भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान बनाओ, बना लोगे तो आज़ाद कर देंगे। क्यों? उनको पता था कि हम तो डिवाइड एंड रूल कर ही रहे हैं, अभी हम तुम्हें लड़ाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, है ना? तो ना तुम्हारा संविधान बनेगा, ना तुम किसी समझौते पर पहुंचोगे, और ना भारत आज़ाद होगा, है ना? तो ये तो एक दिवा स्वप्न था जो अंग्रेज़ों ने हमें दिखाया था कि चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, हम आज़ाद कर देंगे तुम्हें। लेकिन बाद में जब ज़्यादा विरोध होने लग गया तो उनको अनिच्छा से ही बिना मन की आज़ादी देनी पड़ी, है ना? आसानी से वो देना नहीं चाहते थे, वो तो केवल जो है सपने दिखा रहे थे हमको कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इन इफेक्ट देयरफॉर 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। इसलिए 82% मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कांग्रेस के मेंबर थे। वो सब कांग्रेस पार्टी से आए थे,
कांग्रेस ने उनको भेजा था। द कांग्रेस however was not a party with one voice, और उस जमाने की कांग्रेस भी वन वॉइस पार्टी नहीं थी, यानी कि सभी विचारधाराओं के लोग भी तो कांग्रेस में ही थे उस समय सोशलिस्ट भी कांग्रेस में थे, उस समय सेंट्रलिस्ट भी कांग्रेस में थे, उस समय कम्युनिस्ट भी कांग्रेस में थे। यानी कि कांग्रेस में जो नेता थे उन सब की विचारधाराएं अलग अलग थी। आज अलग अलग पार्टी बन गई, आज़ादी के बाद मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। उस समय तो एक ही पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा मजबूत थी, इसीलिए सब उसी को ज्वाइन करते थे, एंड दैट वाज कांग्रेस, और वो कांग्रेस थी। यानी कि कांग्रेस में भी एक दूसरे के विरोधी थे, एक ही पार्टी में एक दूसरे के दुर्विरोधी, एक कम्युनिस्ट है और एक राइटिस्ट है, एक सेंट्रलिस्ट है, सारी विचारधाराओं का संगम थी कांग्रेस। और मुझे लगता है कि जिस पार्टी में बहुत सारी विचारधाराएं मिल जाए ना, तो वो फिर कचड़िस्तान हो जाता, मतलब बड़ा कचरा हो जाता उसमें, है ना। इसीलिए एक जैसा वॉइस नहीं था, वो बड़ा डिस्प्यूट था कांग्रेस के अंदर। इट्स मेंबर्स डिफर्ड इन देयर ओपिनियन ऑन क्रिटिकल इश्यूज। जब भी क्रिटिकल इश्यूज की बात आती थी, आधे कांग्रेस के मेंबर कुछ कहते थे, आधे कुछ कहते थे। अलग अलग इश्यूज पर सबकी राय अलग अलग थी। एक समझौते पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। कहने को 82% एक पार्टी से थे, लेकिन वो कई विचारधाराओं में विभाजित थे। आइडियोलॉजिकल डिवीजन था कांग्रेस के अंदर, बहुत डिवाइडेड थे। सम मेंबर्स वर इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म व्हाइल अदर्स वर डिफेंडर्स ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। कुछ थे समाजवाद के विचारक जो समाजवादी विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे थे, तो कुछ जो है लैंडलॉर्ड्स के समर्थक थे, बोले लैंडलॉर्ड होने चाहिए, जमींदारी प्रथा बनी रहनी चाहिए। जमींदारी के समर्थक भी उसी में थे और समाजवाद के समर्थक भी उसी में थे, साम्यवाद के समर्थक भी उसी में थे। सम वर क्लोज टू कम्युनल पार्टीज विद अदर्स वर असर्टिवली सेकुलर। कुछ कम्युनल थे, उनकी अपनी धार्मिक विचारधारा थी, कोई हिंदू आइडियोलॉजी का समर्थक था तो कोई मुस्लिम आइडियोलॉजी का समर्थक था, और कुछ बहुत सेकुलर थे, गांधी जैसे लोग। हालांकि गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए नहीं, लेकिन ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं थी। दोज हु वर टोटली सेकुलर, जो बहुत ज़्यादा सेकुलर थे, और कुछ कम्युनल भी थे। तो सबका संगम थी कांग्रेस, सेकुलर कम्युनल सब इसी में थे। थ्रू द नेशनल मूवमेंट Congress members had learned to debate their ideas in public and negotiate their differences. लेकिन आज़ादी के आंदोलन सब साथ मिलकर के चला रहे थे, इसलिए कांग्रेस के नेता सीख गए थे कि कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे पब्लिक में अपनी बात रखनी है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अपनी बात को कैसे रखना है, ये भी कांग्रेस अच्छे से जानती थी। इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही थी, वो आराम से अपना सिस्टम जो है चला रहे थे, अपने डिफरेंसेस को भी कंट्रोल कर रहे थे, नेगोशिएशन भी कर रहे थे, और अपने मुद्दों को प्रखरता के साथ रख भी रहे थे। विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कांग्रेस मेंबर्स डिड नॉट सिट क्वाइट। संविधान सभा में भी कांग्रेस के मेंबर शांति से नहीं बैठते थे। अब सब कांग्रेसी थे, 82% तो वही थे, बाकी मुस्लिम लीग वाले वो कुछ दिनों बाद अलग हो गए 15 अगस्त 1947 के बाद, तो अब तो ज़्यादातर कांग्रेसी ही बचे, तो उनको ही सब कुछ करना था, तो शांत कैसे बैठेंगे। एक दूसरे के अलग विचारधाराओं के थे तो खिलाफ भी बोलेंगे। द डिस्कशन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। और देखो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हो, चाहे वो स्टेट असेंबली का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, वो जनता का प्रतिनिधि है, और जो जनता की बात नहीं रखता असेंबली में या पार्लियामेंट में, जनता उनको उस दाग की तरह धो देती है कि ढूंढते रह जाओगे। समझ में आ रहा है? गायब हो जाते हैं ऐसे नेता, कोई नहीं पूछता उनको, बार बार वही चुन के आते हैं, बार बार वही जीत के आते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता जिनको पसंद करती है। समझ रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप जाके अगर शांत बैठे हैं तो बेकार है मामला। अब आप जैसा स्टूडेंट बन के भी क्लास में क्या बैठना, कोई डाउट ही नहीं होता। कभी डाउट उनको नहीं होता, या तो जिन्हें सब आता है या जिन्हें कुछ भी नहीं आता,
है ना, तो आप डिसाइड कर लो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट में असेंबली में आपके जैसे लोग तो थे नहीं, जिन्हें कोई डाउट नहीं था। उन्हें तो सबके मन में डाउट थे भाई, योग्य लोग थे, बड़ी मुश्किल से चुन करके आए थे। हमारी राइट ना? यस। As the deliberation continued, the arguments were reported in newspapers। और जैसे जैसे डेलिब्रेशन आगे बढ़ रहा था, जो भी डिस्कशन, जो भी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होता था, वो अगले दिन न्यूज़पेपर्स में छपता था। आज पार्लियामेंट में जो होता है वो छपता है ना, कहाँ नोटों की गड्डी मिली, किसने किसको क्या कहा, है ना, किसने पूछा संविधान में कितने पन्ने हैं, किसने कहा कि संविधान बचना चाहिए, सब आता है। कुछ छुपा है क्या? तो उस ज़माने में कैसे छुपा रह सकता है? उस ज़माने में भी मीडिया थी, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन प्रिंट मीडिया बहुत एक्टिव थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खुद के न्यूज़पेपर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे उनके खुद के अपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे। तो सारी चीज़ें छपती थी, तो जनता तक भी पहुंचती थी कि हमारे नेता लोग कितने अच्छे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, जनता को सब पता था। तो सब कुछ न्यूज़पेपर में आता था। एंड द पीपल्स वर पब्लिकली डिबेटेड, और लोग फिर उसकी डिबेट करते थे। आज हम लोग डिबेट करते हैं कि नहीं, कि आज क्या हुआ संसद में? अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग नहीं करते, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि देश में कोई नहीं करता। कुछ अच्छे समझदार नागरिक भी हैं इस देश में, जो डेली डिबेट करते हैं शाम को बैठ करके, है ना, कि आज क्या घटा संसद में, क्या हुआ। अब क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म भले ही एक ही पार्टी के थे, लेकिन मुद्दों पर विचार अलग अलग थे। कोई किसी को क्रिटिसाइज करता था तो उसको काउंटर क्रिटिसाइज करता था। हमला फिर जवाबी हमला, कहते हैं ना, कांग्रेस ने सरकार पर ये हमला किया तो बीजेपी ने जवाबी हमला किया। तो क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म वो तो हमेशा से चलता आया है, उस समय भी चलता था। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, द पब्लिक वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंड इन देयर व्यूज ऑन व्हाट नीडेड टू बी डन। और पब्लिक से भी पूछा जाता था, भैया क्या क्या करना चाहिए। जैसे आज देश में क्या डेवलपमेंट होगा, ये नेताओं को कौन बताता है? पब्लिक बताती है ना। आप बताते हो कि हमारे गांव में कहाँ सड़क बननी है, कहाँ सफाई की व्यवस्था होनी है ना, कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ हॉस्पिटल बनना है। पब्लिक की डिमांड आती है, सरकार उसको पूरा करती है। तो उस समय भी जनता से भी ये मांगे आती थी कि संविधान में कौन कौन सा संशोधन होना चाहिए, क्या जुड़ना चाहिए, कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। पब्लिक की तरफ से भी आता था, उन चीज़ों को भी उसमें ऐड किया जाता था, उन पर भी बहस होती थी। Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue। अब हिंदुस्तान जहाँ 1500 बोलियाँ बोली जाती हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं दुनिया में, 100 भाषाओं में तो हम अखबार छापते हैं। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाले देश हैं, 100 से ज़्यादा भाषाओं में अखबार छापते। तो सब भाषाओं के लोग भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, और सब चाहते थे कि हमारी भाषा सुरक्षित रहे, उसका सम्मान सुरक्षित रहे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है? शेड्यूल लैंग्वेज 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। इसीलिए क्योंकि सब अपनी अपनी भाषा को बचाना चाहते थे, अपनी मदर टंग को सुरक्षित करना चाहते थे। रिलीजियस माइनॉरिटीज आस्क्ड फॉर स्पेशल सेफगार्ड्स। रिलीजियस माइनॉरिटी भी स्पेशल सेफगार्ड चाहते थे, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म हिंदुस्तान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सब भारत में सब चाहते थे कि वो भैया हम सुरक्षित रहें, क्योंकि हम संख्या में कम हैं। वाइल डिटेल्स डिमांडेड, दलित्स डिमांडेड एन एंड टू ऑल कास्ट ऑपरेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट बॉडीज। दलित क्या चाहते थे कि भैया जितना भी ये जातिवाद है, अन्याय है, जाति के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो खत्म हो जाए और हमको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाए, ताकि हम भी मूल धारा में आ जाएं समाज की, जो हम पीछे रह गए हैं सदियों से, हमको जो पीछे छोड़ा गया है, अन्याय अत्याचार हमारे साथ किया गया है, तो हमें भी बराबरी का हक मिल जाए। ये दलितों का सोचना था। ऑपरेशन रुक जाए, गवर्नमेंट बॉडीज में आने का उन्हें भी मौका मिल जाए। इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कल्चरल राइट्स एंड सोशल जस्टिस रेज्ड इन दीज पब्लिक डिस्कशंस वर डिबेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। और तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, कल्चरल राइट्स के इश्यूज थे, सोशल जस्टिस के इश्यूज थे, जिनको पब्लिक डिस्कस करती थी, और फिर वो असेंबली में भी उन पर डिबेट होती थी, उन पर भी कानून बने, ऐसी लोगों की इच्छा थी।
नेक्स्ट टॉपिक है द डोमिनेंट वॉइसेस। अब सबसे डोमिनेंट वॉइस कौन थे असेंबली के अंदर? अब फिर वही क्लास वाली बात आ जाती है कि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते ना, कुछ होते हैं जो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, डोमिनेंट वॉइस होते हैं। जब भी पूछा जाए किसी क्वेश्चन का तो एक ही आदमी या दो आदमी बार बार जवाब देते हैं, है ना। जब भी पूछता हूँ तो नज़र इधर क्यों जाती है? क्योंकि इधर से जवाब आता है, इधर से कभी आता ही नहीं। तो वहाँ पर भी कुछ डोमिनेंट वॉइस रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे आपकी असेंबली में, वैसे वहाँ पर भी रहे होंगे। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स ऑफ दीज 6 मेंबर्स प्लेड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल्स, लेकिन 6 सबसे इंपॉर्टेंट थे। आज भी सरकार में तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? मोदी, अमित शाह। टॉप 5 में देख लो तो राजनाथ सिंह तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, चौथे नंबर पर निर्मला सीतारमण को मान लो, पार्टी अध्यक्ष भी जोड़ लो तो 5वें नंबर पर जेपी नड्डा हो गए, है ना। और टॉप 5 मिनिस्ट्री जो है उसमें वित्त आता है, उसमें विदेश आता है, उसमें रक्षा आता है, उसमें गृह आता है और उसमें प्रधानमंत्री आता है। तो ऐसे टॉप 5 अगर आप निकाल लो तो मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, निर्मला सीतारमण हो गई, एस जयशंकर हो गए और राजनाथ सिंह हो गए, है ना। ऐसे ही वहाँ पर भी 300 थे, लेकिन 6 सबसे इम्पोर्टेंट थे। 3 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, नेमली जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। 3 कांग्रेस के थे उनमें में से। वो 3 कौन कौन से थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। अब देख लो आज़ादी के बाद तीनों को बड़े बड़े पद मिले कि नहीं मिले? एक प्रधानमंत्री बना, एक उप प्रधानमंत्री बना, गृह मंत्री बना और तीसरा जो है वो राष्ट्रपति बना। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल होम मिनिस्टर बने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो 3 तो हो गए कांग्रेस के मेन। इट वॉज नेहरू हु मूव्ड द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन था कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ये किसने पेश किया था? ये नेहरू जी ने पेश किया, ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। इसलिए नेहरू सबसे इंपॉर्टेंट थे। एज वेल एज द resolution proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion। और हमारा झंडा तिरंगा होगा और उसमें सैफरन, ग्रीन और वाइट कलर होंगे और तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। ये भी नेहरू जी ने पेश किया। विद अ व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर, बीच में एक चक्र होगा जो नेवी ब्लू कलर में होगा। पटेल ऑन द अदर हैंड वर्क मोस्टली बिहाइंड द सीन। और पिक्चर का जो डायरेक्टर होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर बनाने में। तो और वो पर्दे के पीछे काम करता है। पर्दे पर तो एक्टर और एक्ट्रेस दिखाई देते हैं, लेकिन जो मेन कलाकार होता है वो पर्दे पर दिखाई नहीं देता। तो पिक्चर के हीरो तो नेहरू जी थे, लेकिन उसके डायरेक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो पर्दे के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। और वो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, इसलिए पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे थे। पर्दे के पीछे वाला काम दिखता नहीं है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, इसलिए उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लेइंग अ की रोल इन द ड्राफ्टिंग द सेवरल रिपोर्ट्स एंड वर्किंग्स टू रिकंसाइल अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। अलग अलग रिपोर्ट्स जो आती थी उन पर काम करना और फिर उसको व्यू तक पहुंचाना, एक विचारधारा तक पहुंचाना, ये उनका काम था। राजेंद्र प्रसाद रोल वाज एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वेयर ही हैड टू स्टीयर द डिस्कशन along constructive lines while making sure all members had a chance to speak। और राजेंद्र प्रसाद का रोल बिल्कुल वही रोल था जो आजकल ओम बिरला जी निभाते हैं संसद में, पार्लियामेंट में, जो स्पीकर का रोल होता है ना। क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे कि संविधान सभा शांति से चले, हो हल्ला नहीं हो, भगदड़ नहीं मचे, पागल खाना नहीं बचे। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे, जैसे आजकल संसद कभी कभी पागल खाने जैसा हो जाता है, हालात उसके ऐसा नहीं हो, उसको शांतिपूर्वक चलवाने की जिम्मेदारी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। सबको बोलने का मौका मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये राजेंद्र प्रसाद को तय करना था। बिसाइड्स दिस कांग्रेस ट्रियो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द असेंबली वाज द लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट वी आर अम्बेडकर। इन 3 के अलावा
अगर और कोई सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर था तो वो डॉक्टर अंबेडकर थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, प्रसिद्ध कानूनविद थे। हैड बीन अ पॉलिटिकल अपोनेंट ऑफ द कांग्रेस, जबकि ये कांग्रेस के पॉलिटिकल अपोनेंट थे, कांग्रेस के विरोधी थे, है ना, अलग इनकी पार्टी थी, कांग्रेस से नहीं आते थे। बट ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी ही वाज आस्क्ड एट इंडिपेंडेंस टू ज्वाइन द यूनियन कैबिनेट एज लॉ मिनिस्टर। लेकिन आज़ादी के बाद भी इनको भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था। जबकि गांधी जी से उनकी सबसे पहले लड़ाई हुई थी, फिर बाद में पूना पैक्ट हुआ था। लेकिन ये होती है कला। गांधी इसीलिए गांधी है क्योंकि उन्होंने अपने अपोनेंट को, योग्यता को भी परखा और पहला कानून मंत्री अंबेडकर को बनवाया, क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी। विपरीत विचारधारा के हैं वो एक अलग बात है, विचारधारा में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन देश का भला तो सभी चाहते थे ना। अंबेडकर भी देश के लिए काम करना चाहते थे, नेहरू भी वही कर रहे थे, गांधी भी वही कर रहे थे, पटेल भी वही कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद भी कर रहे थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी वही कर रहे थे। इसलिए गांधी जी की सलाह पर उन्हें पहला कानून मंत्री देश का बनाया गया। ही वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन द यूनियन कैबिनेट एज लॉ मिनिस्टर। इन दिस कैपेसिटी ही सर्व एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कानून मंत्री होने की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। सर्विंग विथ हिम वर टू अदर लॉयर्स, के मुंशी फ्रॉम गुजरात एंड अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। और दो उनके सहयोगी थे, एक थे के.एम. मुंशी जो पहले वन मंत्री थे इस देश के, और साथ में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, ये मद्रास से आते थे, और के मुंशी गुजरात से आते थे। इन दोनों को उनके साथ रखा गया। बोथ ऑफ whom gave crucial inputs in the drafting of the constitution। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में मदद करते थे अंबेडकर की। इन तीनों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की। These 6 members were given vital assistance by 2 civil servants। अब इनकी सहायता के लिए 2 सिविल सर्वेंट्स को रखा गया था। नेता मेन काम नहीं करते, मेन फाइलिंग का वर्क तो कौन करता है? सिविल सर्वेंट करते हैं, IAS करते हैं। समझ रहे हो? सपना देखो आप लोग, ह्यूमैनिटीज़ के लोगों को तो देखना ही चाहिए। भविष्य में अगर आप में से धोखे से कोई सिविल सर्वेंट हो गया तो कितना इंपॉर्टेंट काम मिलने वाला है आप लोगों को, है ना। मतलब धोखे से मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम नहीं बनोगे, मेरी दुआएं तो हैं, लेकिन सिर्फ दुआओं से ही कुछ नहीं होता ना। मैं तो कहता हूँ सब बन जाओ, है ना, लेकिन उससे होगा नहीं ना मेरे कहने से। तो आप समझो कि कितना इम्पोर्टेंट टास्क मिलता है इन सिविल सर्वेंट्स को। तो वो सिविल सर्वेंट्स कौन थे? वन वाज BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के सलाहकार थे, संविधानिक सलाहकार थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ बैकग्राउंड्स पेपर्स बेस्ड ऑन द क्लोज स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑब्टेनिंग इन अदर कंट्रीज। दुनिया भर के देशों में क्या क्या संविधान चल रहे हैं, कौन कौन से नियम चल रहे हैं, उनको पढ़ना और फिर उसको अप्लाई करने का काम ये जो है इनके पास था, BN राव साहब के पास था। द अदर वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी, और दूसरे जो थे जो ड्राफ्ट करते थे ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी, हु हैड द एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स इन क्लियर लीगल लैंग्वेज। भाषा, ड्राफ्ट करने वाले की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी आता था कचरा करके भेजते थे नेता, है ना, अपनी अपनी भाषाओं में उसको एक अच्छी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करने का काम जो है वो SN मुखर्जी करते थे। भाषा की कला इनके पास अच्छी थी। लीगल लैंग्वेज में किसी बात को कैसे लिखना है इनसे अच्छा कोई नहीं जानता था। तो ये 2 सिविल सर्वेंट BN राव और SN मुखर्जी, ये इन 6 की मदद करते थे। कुल मिला करके 8 लोग हो गए जिनने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अंबेडकर हिमसेल्फ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द असेंबली। और अंबेडकर के पास जिम्मेदारी थी कि आपको ड्राफ्ट कराना है कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 ICS ऑफिसर्स के साथ मिलकर के, और सही तरीके से असेंबली जैसा चाह रही है वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। दिस टुक 3 years इन ऑल विद द प्रिंटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्कशन टेकिंग अप 11 बल्कि वॉल्यूम्स। 3 साल लगभग लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल ही हो गए। 11 बल्कि वॉल्यूम्स तैयार हुए।
11 किताबें तैयार हो गई संविधान सभा में, जो भी बोला गया, क्योंकि एक एक शब्द नोट डाउन किया जाता था। अभी भी आपने देखा होगा ना, कभी कभी अगर आप सुनते होंगे, सुनते हैं क्या लोकसभा की बहस? नहीं सुनते आप लोग, फिर कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, और नहीं सुनाई तो देता है, सुनने की कला आनी चाहिए। तो अगर सुनते होंगे तो ये भी सुनते होंगे कई बार कि इस शब्द को मैंने कार्रवाई से निकाल दिया, ये शब्द कार्रवाई में नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ नोट डाउन की जा रही है। आपने क्या बोला संसद में वो सब लिखा जा रहा है, आप पलट नहीं सकते कि ये मैंने नहीं बोला। और वीडियो रिकॉर्डिंग तो आजकल हर चीज़ की होती ही होती है। तो कई बार जो है आप शब्द बोल जाते हैं, तो है ना, आप दूसरा कह रहा है इनसे कहो क्षमा मांगे, इनसे कहो माफ़ी मांगे, इन्होंने गलत बोला है मेरे खिलाफ। तो तुमने देखा होगा स्पीकर कहता है कि ये शब्द कार्रवाई से निकाला जाता है, यानी कि इसको नोट डाउन नहीं किया जाएगा। कर भी दिया गया होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो 11 किताबें तैयार हो गई, उन 11 में से एक संविधान तैयार करना था, एक की ड्राफ्टिंग करनी थी, और वो काम किसको करना था? वो काम डॉक्टर अम्बेडकर को। बट विद दिस द प्रोसेस वाज लॉन्ग, इट वाज आल्सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। लंबा प्रोसेस था लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत था। वो सब पढ़ने को मिलता होगा। मैं तो चाहता हूँ 11 किताबें पूरी पढ़ने को मिल जाए। किसने क्या कहा, है ना, 2 लेटर्स हम लोगों ने पढ़े, उतने में ही बहुत अच्छा लगा पढ़ के पिछले चैप्टर में, है ना। तो ये पूरी 11 किताबें पढ़ने को मिले तो पता चल जाए सबकी विचारधारा, कौन क्या चाहता था, किसकी क्या विचारधारा थी, कौन कैसा संविधान बनाना चाहता था, कौन किस विचारधारा से गुजर रहा था। तो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर eloquent in expressing their sometimes very divergent points of view। अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू प्रस्तुत करते थे। एक उत्तर की बात कर रहा है तो दूसरा दक्षिण की बात कर रहा है, एक पूरब की बात कर रहा है तो दूसरा पश्चिम की बात कर रहा है। बड़े अपोजिट व्यू लेकर के आते थे एक ही मुद्दे पर, और सबको सुनना होता था और सब में से बीच का रास्ता निकालना होता था। इन देयर प्रेजेंटेशन वी कैन डिस्कस मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ ऑफ इंडिया। इससे इंडिया में कितने कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं वो आपको सुनने को मिल जाएगा, है ना। जैसे आजकल एक तरफ ओवैसी बोल रहे हों और दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हों, तो कितने अपोजिट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना, कितनी अलग विचारधाराएँ हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी मिलता था। बट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम द नेशन शुड फॉलो और व्हाट मॉरल वैल्यूज इट्स सिटीजन शुड अपहोल्ड और डिसर्व। कुल मिलाकर के कौन सी विचारधारा को फॉलो करना है, किस पर एग्री करना है, कैसे चलना है इस देश को, क्या क्या होगा, ये सब जो है उन लोगों को तय करना था। नेक्स्ट टॉपिक इज द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारत के संविधान का विजन क्या था, क्या चाहते थे हम। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को, इज इट 13 December today? It is objective resolution day. Same 13 December 1946, it is also today, the 13 December 2024. So Jawaharlal Nehru introduced objective resolution this day in the Constituent Assembly. It was a momentous resolution that outlined the defining ideals of the Constitution of Independent India. Vision, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब विजन क्या है भारत का, कैसा संविधान होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरीके का संविधान बनाना चाहते हैं इस देश में। इस विचार को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। एंड प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क विद इन विच द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज टू प्रोसीड। इससे क्या एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया। घर बनाने से पहले हम बाउंड्री बना लेते हैं ना, फाउंडेशन बना लेते हैं, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनाई जाती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट वाज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान की फाउंडेशन थी कि अब इस पर संविधान नाम की बिल्डिंग बनाई जानी थी। तो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि ये हमारा विजन है। इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक गारंटीड इट्स सिटीजन जस्टिस इक्वलिटी एंड फ्रीडम। कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था क्या? भारत एक आज़ाद सॉवरेन रिपब्लिक होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा, जो अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रीडम की गारंटी देता है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। एंड एश्योर्ड दैट एडुकेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज
और माइनॉरिटीज़ को भी सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात की भी जिम्मेदारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। बैकवर्ड एंड ट्राइबल्स एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में भी हम काम करेंगे, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हम काम करेंगे, ये भी उसमें था। तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ट्राइबल्स के लिए, बैकवर्ड एरियाज के लिए कैसे काम करना, ये भी उसमें था। आफ्टर आउटलाइनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, नेहरू प्लेस्ड द इंडियन एक्सपेरिमेंट इन अ ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और ये फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद फिर नेहरू ने हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, भारत, भविष्य का भारत कैसा होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उन्होंने प्रस्तुत किया। एज ही स्पोक ही सेड that his mind went back to the historic efforts in the past to produce such documents of rights। और बोले जब वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने जो बोला ना, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते समय उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, मतलब हम सिर्फ दुनिया को कॉपी करने नहीं जा रहे कि कुछ लाइनें यहाँ के संविधान से ले ली, कुछ लाइनें वहाँ के संविधान से ले ली, ऐसा कुछ कर लिया और संविधान बना दिया। दिस इज व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड इन हिज फेमस स्पीच ऑफ 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया तो उन्होंने क्या कहा था, माई माइंड गोज बैक टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज दैट हैव गॉन बिफोर एंड of what took place at the making of the great American nation, when the fathers of the nation met and fashioned out a constitution which has stood the test of so many years। बोले जब मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ तो मैं दुनिया की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की याद कर रहा हूँ। उसी में से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेरिका की थी जिन्होंने संविधान बनाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, फिर उस पर उन्होंने काम किया। मोर देन अ सेंचुरी एंड अ हाफ एंड ऑफ द ग्रेट नेशन विच हैज रिजल्टेड विच हैज बीन बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर उन्होंने संविधान तैयार किया और उस संविधान के बेस पर आज देखो अमेरिका कितना विकसित देश है, दुनिया का सबसे विकसित देश तैयार हुआ है उस संविधान की वजह से। माई माइंड गोज बैक टू दैट माइटी revolution which took place also over 150 years ago and to that constituent assembly that met in that gracious and lovely city of Paris। फिर वो फ्रांस की याद कर रहे हैं, बोले 150 साल पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी और उसके बाद वहाँ पर एक लवली संविधान तैयार हुआ, एक बहुत प्यारा सा संविधान तैयार हुआ। तो वो फ्रांस की बात कर रहे हैं कि फ्रांस के लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, उन्होंने भी मेहनत की थी, उन्होंने भी एक संविधान तैयार किया था, है ना। वो कितना बढ़िया संविधान था, कितना उन्होंने उस पर काम किया। रिवॉल्यूशन के बाद निकल करके आया था, हम भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम भी ऐसा करने जा रहे हैं, ये उनका पर्पस था कहने का। विच हैज़ फाउट सो मैनी बैटल्स फॉर फ्रीडम, और उस पेरिस में आज़ादी के लिए बहुत से बैटल लड़े गए थे। टू द डिफ़िकल्टीज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड एंड टू हाउ द किंग एंड अदर अथॉरिटीज केम इन इट वे एंड स्टिल इज कंटिन्यूड। और कैसे वहाँ के राजा और अन्य लोग तैयार हुए, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और फिर आज तक वहाँ पर जो है संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। द हाउस विल रिमेंबर दैट व्हेन दीज डिफिकल्टीज केम एंड इवन द रूम फॉर अ मीटिंग वाज डिनाइड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे betook themselves to an open tennis court and met there and took the oath which is called the oath of the tennis court। याद करो, फ्रांस में तो उन्हें एक जगह कमरा भी नहीं दिया गया था जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती, तो वो कहीं नहीं तो टेनिस ग्राउंड में पहुँच गए, टेनिस कोर्ट में बैठ कर के वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, इसीलिए उसको ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट कहा जाता है। एक बार याद करो, चर्च में वहाँ मीटिंग हुई थी जहाँ पर महिलाएं देख रही थी और पुरुष बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे, तो टेनिस कोर्ट में उन्होंने ओथ ली थी दैट दे कंटिन्यूड मीटिंग इन स्पाइट ऑफ किंग्स इन स्पाइट ऑफ द अदर्स। ना उन्होंने राजा की चिंता की ना अन्य की, क्योंकि उनका काम था संविधान बनाना। एंड डिड नॉट डिस्पर्स टिल दे हैड फिनिश्ड द टास्क दे हैड अंडरटेकन, और तब तक वो उस टेनिस कोर्ट से नहीं उठे जब तक उन्होंने वो काम पूरा नहीं कर लिया।
Well, I trust that it is that Solomon spirit that we too are meeting here, and that we too where we meet in this chamber or other chambers. तो हम भी इस चैम्बर में मिले हैं, अन्य चैम्बर्स में भी लोग मिलते हैं, ऑन इन द फील्ड्स और इन द मार्केट प्लेस, फील्ड में मिले चाहे मार्केट प्लेस में मिले, विल गो ऑन मीटिंग एंड कंटिन्यू आवर वर्क टिल वी हैव फिनिश्ड इट. हम मीटिंग्स करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है. Then my mind goes back to a more recent revolution which gave rise to a new type of state, the revolution that took place in Russia, and out of which has arisen the union of the Soviet Socialist Republics. और अभी ताज़ा क्रांति कहाँ हुई है? रसिया में 1917 में हुई थी ना. उसके कुछ साल बाद ही हमारे यहाँ भी संविधान सभा बन रही थी. तो देखो रसिया में भी क्रांति हुई और फिर वहाँ पर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक तैयार हुआ है. एनोदर माइटी कंट्री विच इज़ प्लेइंग अ ट्रिमेंडस पार्ट इन द वर्ल्ड. आज रसिया मतलब यूएसएसआर एक शक्तिशाली देश है, उस समय की बात हो रही है, और एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है दुनिया की राजनीति में. नॉट ओनली माइटी कंट्री बट फॉर अस इन इंडिया अ नेबरिंग कंट्री. हमारे लिए तो वो एक शक्तिशाली भी नहीं है, एक पड़ोसी भी है, मददगार है हमारा. So our mind goes back to these great examples and we seek to turn from there because some measures of failure is inherent in human effort. इसलिए इन सब पर हमारा ध्यान जा रहा है क्योंकि कभी फेल्यूर आता है तो फिर सक्सेस भी आती है. ये लोग भी पहले असफल हुए फिर सफल हुए, तरह तरह से चलता रहता है सिस्टम. इन देशों में जैसा हुआ हमारे यहाँ भी होगा, हम भी प्रयास करेंगे, कोई सफलता मिलेगी कोई असफलता मिलेगी. So our mind goes back to these great examples and we seek to learn from their success and to avoid their failures. Perhaps we may not be able to avoid failures because some measures of failure is inherent in human effort. और failure भी आता है, और failure ह्यूमन एफर्ट का पार्ट है. सबको हमेशा सफलता मिलती है क्या? नहीं मिलती. सफलता असफलता जो है और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है. जिंदगी में असफलताएं मिलती हैं तभी सफलता मिलती है, और सफलता तब ज़्यादा प्यारी होती है, तब ज़्यादा मीठी होती है, तब ज़्यादा अच्छी होती है जब वो बहुत असफलताओं के बाद मिलती है. आसानी से किसी को कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसकी कद्र नहीं होती, उसकी कद्र नहीं होती, उसको कोई नहीं मानता. बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाए तो जब मेहनत करके कोई चीज़ मिलती है ना तो वही अच्छी है. आप लोग को आजकल जो है पैसा खर्च करने में बड़ा मज़ा आता होगा. क्यों? क्योंकि खुद नहीं कमाना पड़ता. लेकिन तब आपको पता चलेगा जब आप खुद कमाएंगे, तब लगेगा यार मेरे पेरेंट्स कैसे पैसा देते होंगे, इतना पैसा हमारे ऊपर कैसे खर्च करते होंगे. तब आपको समझ में आएगा, आज आपको नहीं समझ में आ रहा. तो सफलता और असफलता ये तो जिंदगी के हिस्से हैं. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, है ना. सफलता और असफलता तो मिलती रहती हैं. हार में भी वैसे ही रहो, जीत में भी वैसे ही रहो. सफलता मिले तो बहुत अच्छी बात है, असफलता मिले तो एक सबक के तरीके से लो उसको. समझ रहे हो? सफलता और असफलता तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. असफलता में डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, भागना नहीं है. जिंदगी में वही सफल नहीं होते जो असफलता देख करके भाग जाते. जब असफलता देख के भागोगे तो सफलता कैसे मिलेगी, क्योंकि सफलता आती है असफलता के बाद. इसलिए नेहरू जी का कहना बिल्कुल सही था कि इन लोगों ने जो स्ट्रगल किए, और ये एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनको कई बार सफलता मिली और कई बार असफलता मिली. फ्रांस में आप देखो 1789 की क्रांति हुई, 1789 की. थोड़ा सा डेमोक्रेसी आई वहाँ पर. राजा जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की में तब्दील हुई. इसके बाद फिर नेपोलियन आ गया, सब कुछ फिर खत्म हो गया. और नेपोलियन के हार के बाद दोबारा से मोनार्की रिस्टोर हो गई. सब कुछ वापस चला गया, जो जहाँ का राजा था दोबारा से वहाँ का राजा बन गया. उसके बाद फिर आंदोलन हुआ 1848 के बाद, तब जाकर के उनको सफलता मिली. तो लगा उनको कि आज़ादी मिल गई, फिर छिन गई, फिर मिल गई, फिर छिन गई. तो सफलता असफलता सफलता असफलता ये तो चलता रहता है. यही नेहरू का कहना है कि इन लोगों ने भी बहुत असफलताएं देखी, तब इनको सफलता मिली.
तो आई एम सर्टेन इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द डिफिकल्टीज एंड अचीव एंड रियलाइज द ड्रीम दैट वी हैव ड्रीम्ड सो लॉन्ग। इसलिए सफलता असफलता आती रहेगी, लेकिन हम उस सपने को पूरा करके रहेंगे जो सपना हमने बहुत समय पहले देखा था। हमने भी बहुत लंबा स्ट्रगल किया है इस आज़ादी के लिए। आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हैं तो ये ऐसे ही नहीं बैठ गए, ये भी सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है। 1857 से क्रांति चल रही थी, तब जाकर के यहाँ बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, आज़ादी तो तब भी पूरी तरीके से नहीं मिली थी। वी से दैट इट इज़ अवर फर्म एंड सोलेमन रिजॉल्व टू हैव एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इसलिए आज हमारा ये निश्चय है कि हम इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनाएंगे। इंडिया इज अ बाउंड टू बी सोवरेन। भारत को तो सोवरेन बनना ही है। इट इज़ बाउंड टू बी इंडिपेंडेंट। इसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनना ही है एंड इट इज़ बाउंड टू बी अ रिपब्लिक। और इसे एक गणतंत्र बनना ही है। हम इसको गणतंत्र बना के ही रहेंगे, इसको सॉवरेन बनाएंगे, इसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। नाउ सम फ्रेंड्स हैव रेज्ड द क्वेश्चन। अब कुछ मित्रों ने प्रश्न किया है, कुछ लोग शंका कर रहे हैं इस पर कि वाई हैव यू नॉट पुट इन द वर्ड डेमोक्रेटिक हियर। बोले तुमने जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है? सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। उसमें डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं है, प्रजातांत्रिक वर्ड नहीं है, तो क्या प्रजातांत्रिक भारत नहीं बनाएंगे? बोले कुछ लोगों का ये प्रश्न है, कुछ साथियों का इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रश्न है कि डेमोक्रेटिक वर्ड आपने ऐड क्यों नहीं किया? वेल आई टोल्ड देम इट इज कंसीव ऑफ कोर्स दैट अ रिपब्लिक मे नॉट बी डेमोक्रेटिक बट द होल ऑफ our past is witness to this fact that we stand for democratic institutions। बोले उन लोगों की शंका गलत है। कोई भी कंट्री जब तक रिपब्लिक नहीं है तब तक डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। हर डेमोक्रेटिक कंट्री रिपब्लिक तो होता ही है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जब तक लोग उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, जब तक वो रिपब्लिक नहीं होगा, तब तक वो डेमोक्रेटिक कैसे होगा? इसलिए लोगों की शंका व्यर्थ है। और अभी तक जितने भी हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं आज़ादी के लिए वो सब कैसे हैं? वो सब डेमोक्रेटिक है। इसलिए डेमोक्रेटिक वर्ड यहाँ होना जरूरी नहीं है। ओबियसली वी आर एमिंग एट डेमोक्रेसी एंड नथिंग लेस देन अ डेमोक्रेसी। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से कम कुछ भी नहीं है। व्हाट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट शेप इट माइट टेक इज अनदर मैटर। कैसी डेमोक्रेसी होगी, उसका शेप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, वो अलग बात है। द डेमोक्रेसी इज ऑफ द प्रेजेंट डे में मैनी ऑफ देम इन यूरोप एंड एल्सवेयर। वैसी डेमोक्रेसी होगी जैसे आज के बहुत सारे यूरोप के देशों में या दुनिया के और बहुत से देशों में। हैव प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस। और जिन्होंने दुनिया की प्रोग्रेस में आज बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वैसी ही डेमोक्रेसी हमारी भी होगी। Yet it may be doubtful if those democracies may not have to change their shape somewhat before long if they have to remain completely democratic। और हाँ, कुछ डेमोक्रेसी जैसी हैं दुनिया में जिनको अपना शेप बदलने की ज़रूरत है, जिनको अपना आकार, अपना काम करने का तरीका बदलने की ज़रूरत है, तब वो रियल डेमोक्रेसी बनेंगे। वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। इसलिए हम किसी को कॉपी करने नहीं जा रहे कि अमेरिका में जैसा है वैसा ही हम पूरा लागू कर देंगे या पूरा ब्रिटेन के जैसा लागू कर देंगे। हम दुनिया से अच्छी अच्छी चीज़ों को लेंगे। कहते हैं ना, सार सार को गैलिया थोथा दिया उड़ाए। तो अच्छी चीज़ें वो लेंगे दुनिया भर से, तब जा कर के बनाएंगे। आई होप अ सर्टेन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर और एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। इसलिए हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिससे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। वी मे इम्प्रूव अपॉन इट इन एंड any event whatever system of government we may establish here must fit in with the temper of our people। और जो भी सिस्टम हम लागू करेंगे वो हमारे लोगों के टेम्पर के साथ फिट करेगा। यानी कि लोगों की जैसी चाहत है ना, हमारे लोगों का जैसा स्वभाव है, जैसा नेचर है, जैसी हमारी कल्चर है, जैसा हमारा ट्रेडिशन है, उसमें जो सिस्टम फिट करेगा वही सिस्टम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम। ऐसा सिस्टम जो भारत के लोगों को एक्सेप्टेबल होगा, स्वीकार होगा, भारत के लोग जिसको पसंद करेंगे। वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। इट विल बी फॉर दिस हाउस टू डिटरमाइन व्हाट शेप टू गिव टू दैट डेमोक्रेसी। और वो डेमोक्रेसी
कैसी होगी, ये जिम्मेदारी इस हाउस की है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग बैठे हैं वो ये तय करेंगे कि भारत की डेमोक्रेसी कैसी होगी। द फुलेस्ट डेमोक्रेसी, कंप्लीट डेमोक्रेसी होगी, मैं चाहता हूँ। आई होप द हाउस विल नोटिस दैट इन दिस रिजोल्यूशन ऑल्दो वी हैव नॉट यूज द वर्ड डेमोक्रेटिक, हालांकि इस रिजोल्यूशन में मैंने डेमोक्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया है, बट बिकॉज वी थॉट इट इज ओबियस दैट द वर्ड रिपब्लिक कंटेन्स द वर्ड, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि रिपब्लिक का मतलब ही डेमोक्रेटिक भी होता है, इसलिए इस वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं थी। एंड वी डिड नॉट वांट टू यूज अननेसेसरी वर्ड्स एंड रेडुडेंट वर्ड्स, और हम फालतू वर्ड्स यूज ही नहीं करना चाहते। रिपब्लिक ही डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक ही रिपब्लिक है, इसलिए दो वर्ड यूज करने की जरूरत क्या है। वर्ड वी हैव डन समथिंग मच मोर देन यूजिंग द वर्ड, बल्कि हमने काम किया है, वर्ड यूज करने से कुछ नहीं होता। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कहते रहो, आजकल नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहता है, चाइना भी कहता है, लेकिन वहाँ कितनी डेमोक्रेसी आप समझ रहे हो, तो वर्ड यूज करने से कुछ नहीं होता। देयर शुड बी अ डेमोक्रेसी इन द रियल सेंस। We have given the content of democracy in this resolution, and not only the content of democracy but the content. हमने कंटेंट दिया है, कंटेंट ही नहीं दिया, कंटेंट भी दिया, यानी कि हमने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सारी बातें जो रखी हैं, दोज आर द थिंग्स ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी, वे एक ट्रू डेमोक्रेसी की चीज़ें। इफ़ आई मे से सो ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन दिस रेजोल्यूशन, अगर मैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करूं, अदर्स माइट टेक ऑब्जेक्शन टू दिस रेजोल्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट वी हैव नॉट सेड दैट इट शुड बी अ सोशलिस्ट स्टेट। अब मैंने इकोनॉमिक कह दिया तो कोई कहेगा सोशलिस्ट क्यों नहीं लिखा, क्या इंडिया सोशलिस्ट स्टेट नहीं बनेगा? तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आएगी, सोशलिज्म भी भारत में आएगा। वेल आई स्टैंड फॉर सोशलिज्म एंड आई होप इंडिया विल स्टैंड फॉर सोशलिज्म। मैं सोशलिज्म के लिए खड़ा हूँ, भारत भी सोशलिज्म के लिए खड़ा होगा, एंड दैट इंडिया विल गो टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। इसलिए भारत का जो संविधान होगा वो एक सोशलिस्ट स्टेट का संविधान होगा, एंड आई डू बिलीव दैट द होल वर्ल्ड विल हैव टू गो दैट वे। और मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया उसी रास्ते पर जाएगी, मतलब हम ऐसा काम करेंगे जो पूरी दुनिया करना चाहती है।